आपको बता दें यहाँ कि लखनऊ में दहशतगर्दों के पकड़े जाने के बाद कई चौंकाने वाले इंकशाफ हुए हैं। दहशतगर्दों की साजिश सिर्फ बम धमाके करने की नहीं थी, बल्कि वो एक सोची समझी साजिश चला रहे थे। जी हां, दहशतगर्दों के निशाने पर 15 अगस्त का दिन था और वो इस दिन को यूपी के कई शहरों को अपना निशाना बनाने वाले थे। यूपी के लखनऊ में एटीएस ने एक बड़ी साजिश को होने से रोक दिया है। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी और एटीएस को दिए गए बयान के बाद कई बातें भी सामने आई हैं। इनमें सबसे अहम बात है यौम आजादी के मौके को अपना निशाना बनाना। जी हां, यूपी एटीएस के मुताबिक पकड़े गए दोनों दहशतगर्दों की मदद से अलकायदा सीरियल बम धमाकों की साजिश कर रहा था और अलकायदा ये सारा मंसूबा 15 अगस्त के लिए बना रहा था। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। यानी माना जा रहा है कि 15 अगस्त के मौके पर मुल्क को जलाने की दहशतगर्दों की साजिश अब नाकाम हो चुकी है। लेकिन यहाँ से जो जांच शुरू होगी वो कौन कौन सी बातें सामने लाएगी कोई नहीं जानता। कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जरूरी है। दहशतगर्दों के निशाने पर कौन से इलाके थे, इस साजिश में उनके साथ और कौन कौन था, और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस दहशतगर्दाना मॉड्यूल के पीछे और कितने लोग हैं। तलाशी के दौरान एटीएस को बम बनाने का सामान और कई हथियार भी मिले हैं और पूछताछ में उमर हलमंदी का नाम भी सामने आया है। उमर हलमंदी वही है जिसने यूपी में धमाके की साजिश करने के साथ ही दहशतगर्दों की भर्ती भी की थी और वो पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के पास से अपना पूरा नेटवर्क चलाता है। खैर, इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दों के नेटवर्क का हर तार पाकिस्तान से ही क्यों जुड़ता है। अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल-कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। अब भले ही दहशतगर्दों का प्लान 15 अगस्त फ्लॉप हो गया हो, उमर हलमंदी के इस नेटवर्क के तार मुल्क के किन किन शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं। यूपी एटीएस को फिलहाल इस मामले का एक तार कानपुर से जुड़ता हुआ दिख रहा है। इसके लिए टीम तैयारी भी कर रही है और क्या पता यहीं से अगली कड़ी का सुराग भी मिले। फिलहाल 15 अगस्त पर होने वाली अनहोनी को एटीएस ने कुछ हद तक टाल दिया है, लेकिन इस साजिश की जड़ें कहां-कहां तक फैली हुई हैं, इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बेशक ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि इन लोगों के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। इसी मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए जो तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराना चाहूँगी। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी बीजेपी लीडर बात करने के लिए मौजूद है, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सैफ खान साहब हमारे साथ कांग्रेस लीडर भी हैं, अरशद खान समाजवादी पार्टी लीडर हैं। ये तमाम तीनों लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का खैर मकदम करना चाहेंगे अजीज सलाम पर। सैफ खान साहब, धन्यवाद। पहला सवाल मेरा आपसे है, जानना चाहूंगी आपसे, कल जो गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों को, दहशतगर्दों को जो गिरफ्तार किया है यूपी एटीएस ने, उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, कांग्रेस का क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, एक बड़ी कामयाबी अगर ऐसी चीज है कि बड़ी उनको गिरफ्तार किया गया है। एक्सप्लोजिव निकल रहे हैं उनके पास में, प्रेशर कुकर्स, ये प्रेशर बॉम्ब जो है वो निकल रहे हैं, पिस्तौल भी, जो गन्स वगैरह भी निकली हैं, बंदूकें भी निकली हैं। तो ये एक अच्छी कामयाबी है जो एटीएस ने जो प्राप्त की है और आगे फर्दर चल के दिल्ली की टीम जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाएगी। बहुत अच्छी चीज है, मगर अफसोस की बात यह है कि मैं ये जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में सरकार में आई है, तब से हमारे देश में टेररिज्म रिलेटेड जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार जो है।
हमारे जवानों की जो है शहादत जो है ज्यादा हो रही है। लगातार टेररिज्म की रैंकिंग हमारे देश की जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 से, यानी 2014 से पहले हमारी 4th रैंकिंग थी। आज हमारे देश की जो रैंकिंग है टेररिज्म के लिहाज से वो अब 3रे नंबर पे आ चुका है। यानी हमारे देश में इतने सारे टेररिज्म के केसेस जो है वो होते हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के असेंबली में भी प्लास्टिक के एक्सप्लोजिव जो है वो पाए गए थे। तो ऐसी केसेस जो है लगातार, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, जब भी भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें होती हैं, क्या जब वो पार्लियामेंट की बात करते हैं, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब कंधार का विमान जो है किडनैप हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। प्लास्टिक एक्सप्लोजिव निकलते हैं तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। अब 15 सैफ खान साहब, जो टेररिस्ट है वो देखकर आते हैं, वो ये देखकर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब हमें इस तरह की हरकतें करनी है, वो ये डिसाइड करके आते हैं? नहीं, देखिए, एक सरकार जब केंद्र में मजबूत होती है तो ऐसी घटनाएं जो है वो कम होती हैं। हमारे टेन्योर में जो है आप ये देखिए कि घटनाएं जो है वो कम थी। हमारे देश की टेररिज्म रैंकिंग कम थी जो है। अब लगातार हमारे देश की टेररिज्म कश्मीर का बता दीजिए सर मुझे, कश्मीर के अंदर टेररिज्म किस चरम पर पहुंच गया था? कश्मीर में टेररिज्म किस चरम पर पहुंच गया था? अब ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। कश्मीर से आतंकियों को खदेड़ने की पूरी कोशिश हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। कश्मीर का भी जिक्र कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कश्मीर में 42%, सुनिए, कश्मीर में 42% टेररिज्म जो है वो बढ़ गया है। कहाँ टेररिज्म जो है घटा है? और ये मैं आपको SATP यानी साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल का जो है मैं आपको आंकड़ा ये दे रहा हूँ कि 42% टेररिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ गया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है कर्फ्यू जो हमारे जम्मू कश्मीर में लगाया गया है, तब भी टेररिज्म केसेस जो है वो खत्म नहीं हो रहे हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि ये सरकार अगर मजबूत होती है केंद्र में, तब जो है ये एक एग्जांपल दूसरी दुनिया में और जो है पेश किया जाता है। लेकिन सैफ अब्बास साहब, जब सर्जिकल एयर स्ट्राइक की जाती है उस पर भी तो आप लोग सवाल उठाते हैं ना, अपोजिशन उस पर भी सवाल उठाता है। ठीक है, खेमचंद जी, आपकी सरकार है इसलिए टेररिज्म बढ़ रहा है, सीधा इल्जाम। देखिए, आज सैफ साहब ने 2 शब्द यूज किए, अगर और मगर। ये अगर मगर लटकाना भटकाना इनकी आदत है। ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस की सत्ता में हमारा जो जम्मू कश्मीर का आधा पार्ट पाकिस्तान को चला गया। ये भूल जाते हैं कांग्रेस की सत्ता में चाइना ने हमें हराया और हमारी हजारों किलोमीटर जो जमीन है वो कब्जा ली और आज तक हमें वापस नहीं मिली। ये भूल जाते हैं कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में अंदर घुस तक जमीन हत्या ली थी, लेकिन ये टेबल पे हार जाते हैं। वो सारी जमीन हमें वापस देनी पड़ती है, जम्मू कश्मीर हमें नहीं मिलता। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, मजबूत सरकार केंद्र में भी और स्टेट में भी, उसकी मुस्तैदी की वजह से और उन्होंने जिस तरीके से अपनी ATS और पुलिस को मजबूत किया है, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में एक जो बड़ी घटना होने वाली थी, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना हो सकती थी, उसको रोका गया है। और टेररिस्ट के जो मॉड्यूल उत्तर प्रदेश में एक्टिव है उसको वश किया गया है, उन लोगों की धरपकड़ की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया गया है और पूरे नेटवर्क को भगाया जा रहा है और तेजी से ATS इस पे काम कर रही है। हमें योगी सरकार को, ATS को, मोदी सरकार को इसका श्रेय देना चाहिए, लेकिन ये लोग अपने द्वेष की वजह से और अपनी घृणा की वजह से ऐसा कर नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में से जब से 370 को हटाया है, वहां पे टेररिस्ट की जो घटना है वो बहुत कम हुई है और वहां पे टेररिस्ट को ज्यादा मारा जा रहा है। जो अपने पहले जवान मारे जाते थे वो कम मारे जा रहे हैं, क्योंकि अब जवानों के पास खुली छूट है, पूरे इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, सारी सपोर्ट है। पूरे देश में जब हर महीने या 2 महीने में टेररिज्म की घटनाएं होती थी, वो अब 2014 के बाद नहीं हो रही है। आपके राज्य में आप यदि कंपेयर करोगे, आप पता नहीं आप कहां से अनाप शनाप आंकड़े ला रहे हो, हर जगह टेररिज्म की घटना थी। उस समय जो नक्सलाइट भी था वो भी लगभग हमारे आधे देश में पहुंच चुका था। सिर्फ मैंने आराम से सुना है, पहले सुन लो। ये दिखाता है कि आप झूठ बोल रहे थे, इसीलिए आप सुनना नहीं चाहते। आज जो नक्सलिज्म है वो भी सुकड़ के कुछ स्टेट्स में रह गया है, कुछ और उसके भी कुछ स्टेट्स के कुछ जिलों तक सीमित रह गया है। तो आप भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को कंपेयर नहीं करो। ये वही होगा कि आप राई को पहाड़ से कंपेयर करो, क्योंकि आपका जो काम है बहुत ही तुच्छ काम है और उसी की वजह से जनता ने आपको 2014 में रिजेक्ट किया, 2019 में रिजेक्ट किया और आगे भविष्य में भी रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस की नकारात्मक। ठीक है, चलिए ये आवाम को तय करने दीजिए सर। जनता किसे चुनकर लाती है, इलेक्शन में कौन जीता है कौन हारता है, इसे आवाम के ऊपर छोड़ देते हैं, इसे आवाम के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर आपने काम किया है तो जनता आपको वोट करेगी, इसमें कोई दर राय नहीं है, लेकिन इसे आवाम पे छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। सैफ साहब, मैं आऊंगी आपके साथ पास। अरशद साहब भी मेरे साथ क्योंकि लाइन पर हैं, उनसे भी मुझे क्वेश्चन लेना है। पहले उनके पास फिर आपके पास आऊंगी मैं। अरशद साहब, क्यों अखिलेश यादव को लगता है कि उन्हें यूपी ATS पर यकीन नहीं है, बीजेपी सरकार पर यकीन नहीं है? क्यों नहीं है यकीन, जरा समझाएंगे सर?
अर्शद साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अर्शद साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है राब्ता नहीं हो पा रहा है। ठीक है सैफ साहब, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज प्रतिनिधियों के अलावा सिर्फ झूठ बोलने के अलावा उनको आता ही क्या, चलिए मैं जो है सामने रखता हूँ। ढोकलाम में जो है इस वक्त चाइना हमारे जो जमीन है उस पर कब्जा कर रहा है, उससे कुछ बोलेंगे नहीं। पाकिस्तान के, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली जो है जब हमारी सरकार थी तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। आपके यहाँ मोदी जी जो है ऐसे नहीं थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी जो है वहां पे बिरयानी और केक काटने के लिए और शौले लेने के लिए चले जाते हैं, वो भी बिना बुलावे जो है। आपको याद होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के टेन्योर में 90,000 सोल्जर जो है पाकिस्तान के घुटनों पर लेके आए थे। आप जरा मुझे अपने आंकड़े बता दीजिए जो है। अब बहरहाल आपने फिर ये जो है इसकी बात की कि टेररिज्म जो है वो खत्म हो गया और जो हमारे जवान शहीद होना कम हो गए। मैं आपको जो है हमारे सरकार की आंकड़े जो है वो बताना चाहूंगा। 3,700 से ज्यादा हमारे जवान जब से भारतीय जनता पार्टी आई है शहीद हो चुके हैं। एक पुलवामा के अटैक से लेके आप जो है मौजूदा बहुत सारे अटैक हमारे देश में लगातार जो है हर स्टेटेड वाइज कुछ महीनों के ऊपर जो है लगातार होते रहे हैं, इसलिए आज हमारे देश की टेररिज्म रैंकिंग बढ़ चुकी है। मगर इन रैंकिंग से या सच्चाई से भारतीय जनता नहीं सैफ साहब मुझे ये बताइए, कल जो गिरफ्तारी हुई है मुझे ये बताइए आप, ठीक है आप आंकड़े लेके बैठे हैं, अच्छी बात है। सैफ साहब मुझे ये बताइए, कल जो गिरफ्तारी हुई है 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है और इसके तार कश्मीर से भी जुड़ रहे हैं, आगे भी और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसे आप कैसे देखेंगे? पॉजिटिव देखेंगे या इसे सियासत के चश्मे से देखेंगे? ये यूपी के लिहाज से ठीक हुआ? देखिए मैं ये कामयाबी जो है, मैं एटीएस की कामयाबी हमारी जो है ये कामयाबी मानता हूँ। ये हमारी एजेंसी थी कि जो है वो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर पाए जो एक बहुत बड़ा प्लॉट और एक आने वाली वबा जो 15 अगस्त को होने वाली थी, अगर उसको रोकने के लिए जो है वो कामयाब हो पाई। ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है, और हमारे देश में ऐसी कामयाबी हमारे टेन्योर पे जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रही है, और हम जो है हमेशा से एटीएस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की जो है तारीफ करते रहे हैं। बात रही सरकार की जो है कि सरकार का जो क्या मोटिव रहता है, ये कितनी मजबूत सरकार रहती है कि वो एग्जाम्पल दूसरे देशों को सेट कर सके कि वो हमारे देश में जो है कोई भी टेररिज्म अटैक करने से पहले जो है 100 मरतबा या 1000 मरतबा जो सोचे। जो है मैंने आपको और कुछ जो बताना चाहूंगा, 2015 से लेके आप 797 अटैक हमारे देश में हुए, 4% बढ़ गए 2014 से। सुनिए 2016 में इंडिया में 927 अटैक, जबकि पाकिस्तान में 737 अटैक हुए। तो हर साल जो बढ़ोतरी है ये होती आ रही है हमारे सैफ साहब भारतीय जनता पार्टी के सैफ साहब जो कान और सैफ साहब झूठ बोलना जानते हैं। जी आप कुछ कह लीजिए। सैफ साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। एक सवाल आपसे लूंगी, फिर अर्शद साहब मैं आपके पास आऊंगी। सरकार की जो मौजूदा नीति है आतंकवाद से लड़ने की, दहशतगर्दों से लड़ने की, उससे आप मुतमईन नजर नहीं आते मुझे? क्या आप उस पॉलिसी पर, उस नियत पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, पुलवामा में जो अटैक हुआ, पुलवामा में ठंड के दौरान जो है जो अटैक हुआ, पुलवामा अटैक को लेकर भी कल आपने सवाल किया था सर कि सत्ता में वापसी के लिए अटैक करवाए गए सरकार की जानिब से, आपने इस तरह का सवाल किया था और आप आज उसका इस तरीके से जिक्र कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर मांगा था होम मिनिस्ट्री से, मना कर दिया। नहीं मुझे बताइए सर, पुलवामा अटैक को कितने नजरिए से आप पेश करेंगे? पुलवामा अटैक को कितने नजरिए से पेश करेंगे? कल आप कह रहे थे कि इख्तियार में आने के लिए इस तरह के हमले होते हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और सत्ता में वापसी के लिए इस तरह के हमले होते हैं, इस तरह से भी आपने कल कहा था। आप मेरे साथ जुड़े थे, समाजवादी पार्टी के लीडर भी जुड़े थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। भारतीय जनता पार्टी की इसलिए तो हुई। नहीं मुझे ये बताइए, पुलवामा को कितने नजरिए के साथ आप पेश करेंगे? पुलवामा अटैक को कितने नजरिए के साथ पेश करेंगे मुझे? मगर एक अटैक को लेकर इतना अलग अलग नजरिया सिर्फ सियासत के लिए? ठीक है सैफ साहब, नहीं ठीक है, मुझे अर्शद साहब से सवाल लेने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। मैं आपसे इसलिए कह रही क्योंकि कल भी आपने पुलवामा का जिक्र किया था, आज दूसरे तरीके से उसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो कितना नजरिया आप एक अटैक के ऊपर अपना पेश करेंगे? ठीक है होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। अर्शद साहब मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव को यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है, किस पर भरोसा है? क्या यूपी एटीएस जो है, जो यहाँ इंतजामिया है, पुलिस महकमा है, उस पर आपको यकीन नहीं है? फिर किस पर यकीन है और क्यों यकीन नहीं है?
के तहत जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पूरी कौम फिर को इसमें मुसलमान आ गए, फिर इसमें मुसलमान आ गए। क्या क्या कमाल करते हैं साहब। आतंकवाद का कोई मजहब होता है क्या? आतंकवाद का कोई मजहब होता है? मुसलमानों को छोड़ दीजिए प्लीज, मुसलमानों को छोड़ दीजिए। हाँ, हमने लड़ाई लड़ी है 2007 में आजमगढ़ से तारिक काज़मी और खालिद मुजाहिद को एसटीएफ, एटीएस, निहत्था अकेला उठा के ले आई थी। और फिर दिसंबर में 22 या 23 दिसंबर को बाराबंकी स्टेशन पे फर्जी गिरफ्तारी दिखाकर असले खुद पुलिस ने रख के बराबर दिखाए थे। उसकी लड़ाई हम खुद लड़े। उसके पहले हम धरना प्रदर्शन आंदोलन कर चुके थे और उस पर जस्टिस निमेश कमीशन बैठा, कमीशन ने भी उनको बेकसूर माना। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहों पर ऐसी घटनाएं होती रही हैं। आपके पास तरीके हैं, आपके पास तरीके हैं, कानून का आप सहारा ले सकते हैं। अगर किसी को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अरशद साहब मुसलमानों का जिक्र छोड़ दीजिए प्लीज। आपने शुरू में मुसलमानों का नाम लिया ना, मुसलमानों को लेकर प्लीज इस तरीके की बातें ना कीजिए। मैं मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर किसी बेकसूर को, बेगुनाह को अगर किसी मुकदमे में फंसाया जाता है तो उसके पास भी वही कानून है, वही अधिकार है, वही हकाइक है कि वो भी कोर्ट जाए और अपनी दलील पेश करे। अगर वो कसूरवार है तो वो बाइज्जत बरी होगा। आपको यकीन है इस पर? घटनाएं बढ़ी हैं। नहीं, आपको यकीन है इस पर? कानूनी निजाम पर आपको यकीन है? अपने भारत की अरशद साहब, कानूनी निजाम पर आपको यकीन है या नहीं है? क्या कानूनी निजाम पर आपको यकीन है या नहीं है? हमारे देश का अदालती निजाम बहुत अच्छा है और इंसाफ होता है। कभी कभी देर में होता है लेकिन इंसाफ होता है। अदालती निजाम हमारा ठीक है, लेकिन साजिशें भी बहुत होती हैं और बेकसूर लोगों भी फंसाया जाता है। इस घटना की न्यायिक, ये जो 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं ये बेकसूर है अरशद साहब? हम किसी को ना कसूरवार कह सकते हैं ना बेकसूर कह सकते हैं। तो फिर समाजवादी पार्टी को यकीन क्यों नहीं है यूपीएटीएस पर? जांच होनी चाहिए क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी कराई। अरशद साहब जांच तो हो रही है ना, जांच हो रही है, उससे पहले आप कहते हैं आपको यकीन ही नहीं है। मान करके वोट लिया जाए। देखिए बात को ना प्लीज आप ना घुमाइए नहीं, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे जानना चाह रही हूँ। आप मुझे ये बताइए, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं लेकिन आपको उन जांच एजेंसियों पर ही यकीन नहीं, आखिर ऐसा क्यों? जांच नहीं, जांच होनी चाहिए। जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी पर हो जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? फिर अखिलेश यादव को ऐसा क्यों लगता है कि भाई जो जांच हो रही है वो सही नहीं हो रही, उन्हें यकीन क्यों नहीं है? नेता है, मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको तो और ज्यादा समझदारी से बात करनी चाहिए ना। वो एक सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, वजीर आला रहे हैं, उन्होंने सूबे को बहुत अच्छे से देखा है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो सवाल उठाया है उसकी बुनियाद पर सही जांच होनी चाहिए ताकि कोई बेकसूर न फंसे, और सही है तो उसको दंड मिलना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सारी चीजें जानते हैं, प्रशासन चलाया है उन्होंने, शासन को जानते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है। वो गंभीर व्यक्ति तो नहीं है, बहुत बड़े नेता है और बहुत। अरशद साहब मेरी बात को आप समझिए, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि बहुत बड़ा चेहरा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर, वजीर आला रह चुके हैं, साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश के, और वो ऐसी बात कहेंगे कि उन्हें जांच एजेंसियों पर यकीन ही नहीं है। यही जांच एजेंसियां उनके शासनकाल में भी थी। कुछ उन्हें पता लगा होगा, उनके भी तमाम ताल्लुकात हैं प्रशासन में भी हर जगह, तो इसलिए उन्होंने सवाल उठाया है। तो उसकी जो उस कड़ी पे जांच कर लेनी चाहिए ताकि उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए गंभीरता से नहीं, जब आपको निजाम पर ही भरोसा नहीं है तो जांच पे आप क्या भरोसा दिखाएंगे? खेमचंद जी देखिए, बहुत दुख होता है जब समाजवादी पार्टी के नेता देश की एजेंसी पे विश्वास नहीं रखते, देश की वैक्सीन पे विश्वास नहीं रखते, देश की जो हमारी जो एटीएस ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है कि वहां पे जो टेररिस्ट मॉड्यूल था और उसको बस्ट किया गया है, उसको दुनिया के सामने लाया गया है, उसको ये एक धर्म से जोड़ देते हैं। किसी ने भी अपनी ब्रीफिंग में मुसलमान शब्द का उपयोग नहीं किया। समाजवादी पार्टी मुसलमान शब्द का उपयोग करती है क्योंकि इनके पेट में काला है। ये अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, ये पूरे देश की राजनीति नहीं करते, सिर्फ समाज की राजनीति नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते हैं। अरे भाई 2007 की आप बात कर रहे थे, 2007 में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पे?
क्या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? ना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ना स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एजेंसी ने अपना काम किया, कोर्ट ने अपना काम किया। हमारे यहाँ पे कोर्ट है, अगर कोई गलत व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो उन ऑफिसर पे भी कार्रवाई होती है, उन एजेंसी पे भी कार्रवाई होती है। आप इतनी बड़ी घटना और इतनी बड़ी उपलब्धि जो एटीएस की, जिसने इतने पूरे लखनऊ में बम विस्फोट हो सकते थे, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, वहां पे बम विस्फोट हो सकते, बहुत सारे लोग मारे जा सकते थे, आपसी झगड़ा हो सकता था, इतना बड़ा कांड हो सकता था, उसको रोका गया है। आप उसकी बड़ाई करने की बजाय, उस पे एटीएस को शाबाशी देने की बजाय आप उसको धर्म से जोड़ रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप 25 करोड़ मुसलमानों को टेररिस्ट के साथ जोड़ रहे हो, उनका रिश्तेदार बना रहे हो, उनके परिवार वाले बना रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप जैसे लोगों की वजह से ही मुसलमान बदनाम हो रहा है, आप जैसे लोगों की वजह से ही मुस्लिम समाज अपने आप को अलग थलग पाता है और कहीं ना कहीं उसमें टीका टिप्पणी होती है। देखिए, आतंकवाद का, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है, ये मैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ। आतंकवादियों का और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। जब कहीं ब्लास्ट होता है तो उसमें हिंदू भी मरता है और मुसलमान भी मरता है। तो आतंकवाद को मजहब से जोड़ने की प्लीज कोशिश ना करें, क्योंकि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं है। और हमारी सिक्योरिटी जो एजेंसियां हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो अपनी जान हमेशा हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत करती है। हम उन्हीं पर सवाल उठाएंगे। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद से रियासत के अंदर एक नई सियासत शुरू हो गई है। जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं उन दोनों के नाम, क्योंकि मुसलमान हैं वो, क्या इस पर सियासत होनी चाहिए? क्योंकि दहशतगर्द का और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये हमने पहले भी कहा। और क्या इस सियासत की पैमाने पर, इस चश्मे में सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठाना सही है? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास चलते हैं। खेमचंद जी, एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की, ठीक है, दहशतगर्दों को पकड़ा गया क्योंकि वो एक खास मजहब से ताल्लुक रखते हैं, खास तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? ये किस तरह की अगर राजनीति है, अगर हो रही है तो? राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार ने सख्त हिदायत दी थी कि हमें किसी धर्म से इसको जोड़ना नहीं है, किसी भी तरीके से इस तरीके के शब्द का उपयोग नहीं करना। लेकिन दुखद है कि समाजवादी पार्टी इसको धर्म से जोड़ रही है और पूरे मुसलमानों को बेइज्जत करने की कोशिश कर रही है, उनको आतंकवादियों से लिंक करने की कोशिश कर रही है। इसकी हम निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को हमें एक्सपोज करना, ये ज्यादा खतरनाक है, ये आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। आतंकवादी तो अपना कृत्य करते हैं और उनको हमारी सेना या हमारी आर्मी या हमारे एटीएस या पुलिस वाले उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन ऐसे आतंकवादियों को कौन न्यूट्रलाइज करेगा जो घर में बैठ के, एसी में बैठ के जो गंद फैलाने का काम करते हैं, लोगों में ईर्ष्या फैलाने का काम करते हैं, लोगों में द्वेष फैलाने का काम करते हैं। हम इनकी जो निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए और इनको माफी मांगनी चाहिए कि ये लोग मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और सही काम को भी सराहते नहीं है, सही काम में भी अपने ईर्ष्या की वजह से अनर्गल बातें करते हैं। अब रही दूसरी बात, जो कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि 90,000 सैनिकों को, पाकिस्तान के सैनिकों को हमने बंदी बनाया था। मानता हूं आपने 90,000 लोगों को बंदी बनाया था, सैनिकों को, लेकिन भारत को क्या मिला? क्यों 90,000 सैनिकों को आपने छोड़ दिया और हमारे सैकड़ों सैनिक पाकिस्तान की जेलों में वर्षों तक पड़े रहे? क्यों उनको वापस नहीं लिया? और क्यों आपने पीओके को वापस नहीं लिया? आप उस समय पीओके को आराम से वापस ले सकते थे। भारत को कुछ नहीं मिला उस युद्ध से। भारत को करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी मिले, करोड़ों की संख्या में जो शरणार्थी बांग्लादेश से भागे उस समय युद्ध की वजह से, वो भारत में आए और उन पे करोड़ों रुपए खर्चा हुआ और अरबों रुपए युद्ध पे खर्चा हुआ। हजारों हमारे सैनिक मारे गए। भारत को मिला क्या? सेना ने युद्ध जीता, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार थी वो युद्ध हार गई। ये आपका इतिहास है, ऐसा गंदा आपका इतिहास है। अगर आप चाहते तो उस इंस्टेंस को, उस युद्ध को ऐतिहासिक बना सकते थे, पीओके को वापस ले सकते थे, पाकिस्तान की हालत इस तरीके से कर सकते थे कि पुणे वो अपना जो सर है हमारे सामने खड़ा ना कर सके। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि आपकी नीति और रीति ऐसी है ही नहीं। अब रही बात, आप पुलवामा की बात करते हो, आप गलवान की बात करते हो, आप भूल जाते हो ये मोदी सरकार है जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जिसमें एयर स्ट्राइक होती है और जो ड्रैगन जो पूरे विश्व को आंख दिखाता है, अमेरिका को भी आंख दिखाता है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, उसके दांत खट्टे किए जाते हैं और उसको अपने कदम वापस लेने पड़ते हैं। अरे भाई, सच मानना सीखो, अप्रिशिएट करना सीखो। आप पॉजिटिव राजनीति करोगे, सकारात्मक राजनीति करोगे तो लोग आपको मौका देंगे, लेकिन लगातार आप नकारात्मक राजनीति करोगे, झूठ बोलोगे, अरशद साहब, आपको कोई नेगेटिव राजनीति, नेगेटिव सियासत क्या सत्ता पर काबिज कराएगी?
देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको 2007 की एक घटना बताया था। मायावती जी की हुकूमत थी और नवंबर में 28 नवंबर को आजमगढ़ से तारिक कासमी को एसटीएफ ने उठाया था, नियत्था अकेले, और खालिद मुजाहिद को मड़ियाऊ जौनपुर से उठाया था, नियत्था अकेले। और उसके बाद दूसरे दिन हम डीएमएसपी मिले थे, धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन फिर उन्हें 22-23 दिसंबर को बाराबंकी स्टेशन से नए नए असलहों के साथ और मानने क्या क्या जो बम ब्लास्ट की चीजें होती हैं, सब चीजों के साथ गिरफ्तार दिखा दिया गया बाराबंकी में। फिर हमने उसकी लड़ाई लड़ी और जस्टिस निवेश कमीशन बैठा मायावती जी के जमाने में। अरशद साहब, निवेश कमीशन ने एक वाक्य का जिक्र मैं भी करना चाहूंगी। आप 2007 की बात करें, मैं 2017 की बात करना चाहूंगी। दिल्ली में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, आतंकवादी होने का उनके ऊपर शक जाहिर किया गया था। कई लोगों की गिरफ्तारी में 2 लोग ऐसे थे जो इस पूरे काम में लिप्त पाए गए थे, शामिल थे, और जो बाकी लोग थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। दिल्ली का एक वाक्य बता रही, नॉर्थ ईस्ट एरिया का, आपने भी सुना होगा। तो 2 लोग ऐसे थे जिन पर आके अभी भी वो जेल के अंदर हैं और उनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है, मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर। बाकी लोगों को बरी कर दिया गया था। ठीक है, मैं वही कह रही हूँ ना कि आतंकवाद को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहती है आवाम। फिर नेताओं को जब वो बयानबाजी करते हैं तो उन्हें तो संयम रखना चाहिए ना, अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। जब आवाम इसके पक्ष में नहीं है तो नेता कैसे इसके पक्ष में हो सकते हैं? नहीं, कोई पक्ष नहीं। आतंकवाद देश से खत्म होना चाहिए और बिल्कुल खत्म होना चाहिए, लेकिन कैसे खत्म होगा सर, जब आप मंच से ये अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि आपको यकीन ही नहीं है, अखिलेश यादव जी ने जांच एजेंसी के ऊपर यकीन ही नहीं है। अखिलेश यादव इतने समझदार इंसान है, एक साबिक वो सीएम रह चुके हैं, प्रदेश की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उनके ज़रिए जब वो थे सीएम तब उनके ज़रिए तमाम एजेंसियां थी। किस तरीके से एजेंसियां काम करती हैं ये उन्हें बखूबी पता है। क्या एजेंसियां किसी मजहब को देखकर, किसी पार्टी को देखकर काम करती हैं? क्या उनकी जो तैनाती होती है वो इस बेस पर होती है? उनकी अपनी काबिलियत के बेस पर होती है। जनाब, कैसी बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझें। अखिलेश यादव जी के जमाने में इस तरह कोई घटना नहीं हुई और अखिलेश यादव उनके टाइम पर कोई घटना नहीं हुई, कोई वाकया नहीं हुआ, कोई वारदात नहीं हुई। दूसरी सरकार के टाइम पे अगर इस तरह की घटना होती है तो आप सवाल उठाएंगे इंतजामिया के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर? अखिलेश यादव जी को कहीं से कुछ पता लगा होगा तब। वही तो, अगर उनके पास कोई सबूत है तो पेश करते ना। हवाई बातें करना ये कहाँ तक जायज है? अरशद साहब, आप खुद इतने सीनियर हैं, आप उस बात की यहाँ पर हिमायत कर रहे हैं? कोई छूटने न पाए। नहीं, मुझे बताइए, आप हिमायत कर रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसा होगा? अगर उनके पास ऐसा कुछ है तो आप आके मैदान में साफ बात कीजिए कि ये सबूत है। इस बिना पे मैं इस बात को कह रहा हूँ। क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों इस तरह के अल्फाजों का जिक्र कर रहे हैं? गुमराह नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जो बात उठाई है वो बहुत गंभीर नेता हैं और कोई एक गंभीर नेता, एक सीरियस लीडरान होने के बावजूद इतनी अनमेच्योर बात करना, उनका इतिहास है। सही काम, सही बात करना, भाईचारे की बात करना, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना, ये उनका इतिहास है। तो इसलिए उसको गंभीरता से लेके उस कड़ी को भी जांच कर लिया जाए। आप मुसलमान क्यों बना रहे हो? हम तो टेररिस्ट को टेररिस्ट कह रहे हैं, आप टेररिस्ट को मुसलमान क्यों बना रहे हो? बहुत गलत बात, ये बहुत गलत बात। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में इलेक्शन है, मुस्लिम वोट बैंक 20% के आसपास है। इसलिए अगर यहाँ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो मुस्लिमों की गिरफ्तारियां होती हैं तो आप मुसलमान का नाम लेंगे कि भाई जानबूझ के बच्चे में फंसाया जा रहा है। नहीं साहब, ये बहुत गलत बात है। अरशद साहब जी, ये बहुत गलत बात है। नहीं, मुसलमान होने की बुनियाद पर नहीं। उन्होंने जो बात उठाई है कि ये पॉलिटिकल हो सकता है, उन्होंने जो सही कहा है, अगर उन्होंने कहा है तो उसमें गंभीरता है, उसकी जांच करी जानी चाहिए कि उसमें कहाँ तक सच्चाई है। उसकी जांच हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। अभी तो कल ही लोग पकड़े गए हैं, आज जांच होगी, सारी चीजें सबूत पेश किए जाएंगे, पता लग जाएगा कि कौन कितना कसूर है, कौन कितना बेकसूर है।
देखिए, अखिलेश यादव ने ये बात तो कह दी है, लेकिन आप भी इस पर जवाब देते आपको नहीं बन रहा है। बार बार आप एक ही बात दोहरा रहे हैं कि जांच हो जाएगी तो पता लग जाएगा, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है ना सर, वो बहुत बड़ा बयान दिया है उन्होंने। आप उसकी संजीदगी को नहीं समझ पा रहे हैं, या समझ भी रहे हैं तो आप बोल नहीं पा रहे उसके ऊपर खुलकर। ठीक है खेमचंद साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। दहशतगर्दों को किसी भी कीमत, किसी भी सूरत हाल पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक बेशक क्यों ना रखता हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जैसे कि मैंने कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है और ऐसे में अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है अपोजिशन इस पर सियासत भी करेगी और कारकर्दगी को लेकर सवाल भी करेगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या जो एजेंसीज काम कर रही हैं वो वजीर आला योगी आदित्यनाथ के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्योंकि जितना मैं जानती हूं, मेरे हिसाब से जो भी एजेंसीज काम करती है वो काम करने के लिए पूरी तरह से फ्री होती है और तथ्यों के आधार पर, सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है। देखिए, ये लोग जब अमेरिका जाते हैं तो वहां पे इनकी पूरी टेस्टिंग होती है, कई बार तो इनके कपड़े उतार के भी इनकी चेकिंग होती है, तब वहां पे खुश हैं। लेकिन अपने ही देश में अपनी एजेंसी अगर जांच कर रही है, अगर उग्रवादियों को पकड़ती हैं, आतंकवादियों को पकड़ती हैं, पे कार्रवाई करती हैं, तो वहां पे इनको दर्द होता है। और दर्द इसलिए होता है कि जो इनकी मानसिकता है वो अपीजमेंट की राजनीति की। मैं आपको बताऊं कि 2013 में जब इनकी सरकार थी, इन्होंने एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड जितने भी केसेस, टेररिज्म के केसेस उन पर लगे हुए थे, आरोप लगे हुए थे, उन सब के केस विड्रॉ करने का इन्होंने डिसीजन लिया था, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोका था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये काम जांच एजेंसी का है, ये कोर्ट का है, कोर्ट देखेगी कहाँ गलत है कहाँ सही है। और इनको मुंह की खानी पड़ी थी। और आज भी ये क्या कहते हैं कि आपको यूपी गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं, इनको एटीएस पे भरोसा नहीं, इनको भारत की वैक्सीन पे भरोसा नहीं, तो इनको किस चीज पे भरोसा है? सियासी जमात होने के नाते, सियासी जमात होने के नाते आप जो इक़्तिदार में जो पार्टी है उस पर आप भले ही भरोसा ना करें, लेकिन जो एजेंसीज काम कर रही हैं वो सरकार के लिए काम नहीं कर रही हैं। उनके पास जो सबूत होते हैं उसके बिहाफ पर वो कार्रवाई करती है। इस बात को समझे, तमाम पॉलिटिकल जो लीडरान है वो इस बात पर गौर करें। सैफ साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीच में उनसे बात नहीं हो पाई थी, सवाल मैंने उनसे लेना चाह रही थी। सैफ साहब, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, फिर जब गिरफ्तारी होती है किसी मुस्लिम नाम के शख्स की तो फिर उसे क्यों मजहब से जोड़ दिया जाता है? लगता फिर से राब्ता नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि सैफ साहब से इसका जवाब लूं। बहरहाल खेमचंद जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात मैंने बीच में कट कर दी थी, आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, दुखद है कि समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम फेस हैं वो इस तरीके की जब बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, वो इस तरीके की बात करते हैं, तो ये समाज को तोड़ने का काम करता है, समाज को बदनाम करने का काम करता है। इनकी जो गंदी राजनीति है, इनकी जो अपीजमेंट की राजनीति है, वो इनसे करवाती है। वैसे ही कांग्रेस अखिलेश को गलत कहने की बजाय, अखिलेश को ये समझाने की बजाय इस तरीके के बयान अपना दो। इन बयानों से हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन होता है। उनको लगता है कि हम पूरी ताकत से अपनी जान को जोखिम में डाल के हम लोग ये काम कर रहे हैं, प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, और ये लोग हम पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाओ, जब आतंकवाद की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, तो देश की सिक्योरिटी और सभी जनता की जो सिक्योरिटी है वो प्रथम होती है, और जांच किसी के भी खिलाफ हो सकती है। और हमारे यहाँ पे इन्होंने भी बोला कि हमारे यहाँ पे जो कोर्ट का सिस्टम है, हमारा यहाँ पे जो कानून है वो बहुत ही अच्छा कानून है। अगर किसी कोई व्यक्ति इनोसेंट होता है और उसको इनोसेंट व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो उसको फ्री भी किया जाता है, बाइज्जत उनको फ्री किया जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, दिल्ली के केस में एग्जाम्पल दिया कि बाकी के लोगों को बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन जो 2 लोग हैं उनके खिलाफ हमें सबूत मिले और इसीलिए वो जेल में है और उनपे केस चल रहा है। तो ये भारत में तो एक आतंकवादी जिसने मुंबई में आके हमारे सैकड़ों लोगों को मारा, उसको भी फेयर ट्रायल दिया और उसको भी सुनने का मौका दिया, उसको भी सारे मौके दिए कि कोर्ट में वो अपनी बात रख सके। तो भारत का जो कानून इतना अच्छा है, तो आप कौन होते हो कि आप एटीएस की कार्रवाई पे आप सख्त शंका जाहिर करो, लोगों के दिमाग में आप जहर भरो, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम करो। और सैफ साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? की कोशिश करो। सैफ साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत है। अरशद साहब, ठीक है, आपसे मैं सवाल ले लेती हूँ। आतंकवाद के खात्मे के लिए मोदी हुकूमत बहुत ज्यादा यहाँ बातें कहती है। कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे जब से सीज फायर मुआहदे को लेकर सीज फायर वॉल्यूशन नहीं हुआ है सरहद पर,
सरहद पर सीज फायर वॉयलेशन कुछ महीनों से नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान बाज आ गया अपनी हरकतों से। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी। पाकिस्तान के तार, ये जो अभी गिरफ्तारी हुई है, 2 दहशतगर्दों को पकड़ा गया है, पाकिस्तान के तार जुड़े हो सकते हैं, इस बात का इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। और खुद ATS ने कहा है कि पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर कोई सख्त कदम उठाया जाता है, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है, तो क्या अपोजिशन जमातें उसकी हिमायत करेंगी? क्योंकि आतंकवाद का कोई पक्षधर नहीं हो सकता। अर्शद साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? अर्शद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, सैफ साहब मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सैफ साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सैफ साहब, मैं एक बहुत अहम जो सवाल है उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। आतंकवाद को, दहशतगर्दों को किसी मजहब से जोड़कर देखना, क्या ये सही है? और अगर इसे सियासत के तौर पर देखा जाता है तो आज हमारी सियासत कहाँ जा रही है? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो है इसको किसी धर्म से जोड़ती हैं। बहुत निंदा करनी चाहिए इस चीज की जो है, क्योंकि टेररिज्म का जो है कोई भी धर्म नहीं होता है। ये लोग सिर्फ खरीदे हुए होते हैं और खरीदने के बाद जो है ये सब ऐसी हरकतें जो है करते हैं और जाके जो है इनको पैसे मिलते हैं ये सब टेररिज्म फैलाने के लिए। बात रही कि कौन सी, देखिए चाहे कितने लोगों को पैसे मिले या कितने भी लोग जो है टेररिज्म में जो लोग आ रहे हैं या जो लोग अपने आप को इनरोल करते हैं टेररिज्म के लिए, उनके लिए सबक क्या होना चाहिए? हमारी सबसे पहली जो है मंशा वो ये होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को सबक ऐसा देना चाहिए, सबक ऐसा देना चाहिए कि जैसे अजमल कसाब को जो है सुबह के 4 बजे लटका दिया गया था हमारी सरकार में जी। सबक ऐसे होने चाहिए कि जैसे हमारी सरकार में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार में 5000 टैंक जो है पाकिस्तान के ब्लास्ट कर दिए गए थे। सबक ऐसे मिलने चाहिए कि 90,000 सोल्जर जो है वो घुटनों के बल बैठे हुए थे। सबक ऐसा देना चाहिए जो है उस कंट्री को जो इन टेररिज्म को पैदा करती है, जो हमारे देश में छोड़ती है, जिसकी वजह से आज हमारे देश में, और बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में ये जो है अटैक्स होते हैं। और खुद CRPF में बताना चाहूंगा, खेमकर चंद जो इनके बैठे हुए हैं आपके चैनल पे, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, वो कुछ पढ़ लिख के तो आते नहीं, सिर्फ चैनल पे जो है हवाई बोलना जानते हैं। CRPF हमारे देश के जवान, और CRPF कह रही है हमारे देश में इतना जवानों का खून कभी नहीं बहा। ये CRPF के बयान जो है वो भी चेक कर लीजिएगा, जितना भारतीय जनता पार्टी के टेन्यूर में इस वक्त बह रहा है। तो हमारे देश को इतना मजबूत होना चाहिए और हमारे देश को एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ऐसे लोगों पे जिनका कोई ईमान और धर्म होता ही नहीं है। ये कोई ईमान धर्म के नहीं होते टेररिस्ट जो है, ये सिर्फ पैसे के होते हैं और ये सिर्फ पैसा लेके जो है ऐसी चीजें करते हैं। इससे कोई जो है धर्म का और ईमान का कोई लेना देना नहीं है। मगर एक मजबूत सरकार की होने की हमारे देश में बहुत आवश्यकता, बहुत जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंधार विमान जब किडनैप हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नसरत आलम को जब छोड़ा गया तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब 200 पाकिस्तानी जम्मू और कश्मीर में छोड़े गए। सैफ साहब, अरशद साहब से मैंने सवाल लिया था लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए थे क्योंकि राब्ता उनसे नहीं हो पाया था। एक सवाल मेरा सुन लीजिए। सैफ साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। एक सवाल मेरा सुन लीजिए। सीज फायर को लेकर जो अभी नीति अपनाई गई है, जो मुआहदा हुआ है, आपने देखा है सीज फायर वॉयलेशन नहीं हुआ है कुछ महीनों की। अगर मैं बात करूं, उससे पहले बहुत ज्यादा इसकी खिलाफ वर्जी हो रही थी, बहुत ज्यादा वॉयलेशन हो रहा था सीज फायर का, लेकिन मुआहदा हुआ उसके बाद से सीज फायर की जो घटनाएं हैं वो नहीं हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला है, वो छुप कर किसी तरीके से, आप देखिए कि यूपी के अंदर जो है इसके तार जुड़ गए हैं पाकिस्तान से, तो वो बाज नहीं आएगा। लेकिन सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे आप बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। ठीक है, अगर कुछ बदलाव आप चाहते हैं तो सुझाव दीजिए, आप बात रखिए, इस्लाम पर आप बोलिए कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो तरीका भी अपनाया जा रहा है, जो नीति अपनाई जा रही है, वो पूरी तरह से विफल है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, हमारे देश में देखिए एक मजबूत सरकार होने का एक एग्जाम्पल जो दूसरे देशों को मिले कि वो हरकत जो है ना कर पाए। आपने देखा चाइना से ढोकलाम का आपने देखा है, हमारे देश में जो है चाइनीज घुस के आ रहे हैं। अभी ये जो ये पाकिस्तानी और ये पाकिस्तान और ये टेररिज्म रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, टेररिस्ट हमारे देश में पकड़े जा ही रहे हैं। अल कायदा का नाम सामने आ रहा है।
जैसे मोहम्मद चाइना का नाम आता हरकतबाजी है। कर रहा है तो चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बॉर्डर पर सरहद पर इजाफी फोर्स की तैनाती कर दी गई है, जो अब तक नहीं हुआ था। क्या उस पर भी आप सवाल उठाएंगे? अगर चाइना किसी तरह की हरकत करेगा तो इस बार बख्शा नहीं जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसकी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, उससे भी आप मुतमईन नहीं? देखिए, हमारे देश में हमारा देश जो है और हमारे जवान हमेशा से जवाब देते आ रहे हैं। कोई भी देश हो, किसी की कितनी भी हिम्मत हो, हम उसको जो है मुंह तोड़ जवाब जो है, हमारा देश, हम भारतीय हैं और वो देना जानते हैं और देते आ रहे हैं, और मिसालें हैं हमारे देश में बहुत सारी ऐसी। और हमें जवानों पे हमेशा गर्व था, है और हमेशा रहेगा ही कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां की हैं साहब जो है। बस फर्क ये होता है अभी जो है कि फर्क सरकार का होता है। मैं पुलवामा का जो आपको एग्जांपल दे रहा था वो इसलिए दे रहा था कि उसको, उस केस को, उस टेररिज्म को जो है रोका जा सकता था, मगर वो नहीं रोका गया। और गलती किसकी निकली? होम मिनिस्ट्री की, जो हेलीकॉप्टर जो है नहीं दिए गए उनको। अगर हेलीकॉप्टर दे दिया गया होता, जबकि जानते थे कि वहां पे जो है रेड अलर्ट चल रहा है, स्कूलों में वो जो बम डाल के जो प्रैक्टिसिंग वगैरह की जा रही है, टेस्टिंग कर रहे हैं सब चीजों की, मालूम था सब चीजें इंटरनेशनल एजेंसीज को, मगर तब भी नहीं दिया गया। तो गलती जो है वो सरकार की होती है कि सरकार कितनी मजबूत, और एक एग्जाम्पल अपना जो है सेट किया जाए, एक ऐसा एग्जाम्पल। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी, खेमचंद जी से लूंगी मैं इसका जवाब सैफ साहब। लेकिन सर्जिकल जो स्ट्राइक की गई थी उस पर भी तो आपने सवाल उठाए थे जनाब। इसका जवाब जो आपने पूछा ना सवाल, खेमचंद जी से मिलूंगी इसका जवाब। लेकिन आप मुझे बताएं, जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उस पर भी तो सवाल उठाए थे आपने कि सबूत कहाँ है सर्जिकल स्ट्राइक के? देखिए, हमने नहीं सवाल उठाए थे। जो परिवार हैं, जिन परिवारों ने अपने जवान खोए हैं, और हम हिंदुस्तानियों ने जो सरहदों के ऊपर खड़े हुए अपने जो है जवान अगर खोए हैं, तो वो पूछ रहे थे, उनकी फैमिली मेंबर वाले पूछ रहे थे। हमने नहीं पूछा है कभी भी कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक में जो है कितने लोग मार दिए। ये उन जवानों के परिवारों ने पूछा है कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितने पाकिस्तानियों को आपने जो है मार के जो है आपने जो है ये बदला लिया है। कोई जवाब आज तक नहीं मिला है। उन जवानों की फैमिलियों ने पूछा है, हमने नहीं पूछा है। हम तो आपको अपना बता सकते हैं कि साहब जो है हमने मैं अपनी उपलब्धियां तो हमने बताई आपको जो है कि जो अफजल गुरु को जब हैंग किया गया था तब हमारी सरकार थी, अजमल कसाब को जब हैंग किया गया था तब हमारी सरकार थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तब हमारी सरकार थी, पाकिस्तान 5000 टैंक पाकिस्तान की ब्लास्ट क्रैश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था पाकिस्तान को, तब हमारी सरकार थी साहब। वहां कश्मीर, वहां कराची तक पहुंच गई थी हमारी जो फौजें हैं, हमारी सरकार थी उस वक्त। खेमचंद जी, तो अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक बोल के अगर जवाब देना चाहेंगे? सैफ साहब बहुत सवाल उठा रहे हैं आप पर। कामयाबी है साहब, और हमें देखिए, सैफ साहब को बोलिए थोड़ा शांत हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे सुन लीजिए सैफ साहब, आपने सवाल किया है तो जवाब देंगे खेमचंद जी। देखिए, सैफ साहब आजकल राहुल गांधी जी के जो नोट हैं उनको पढ़ते हैं और उनको लगता है कि वही सफिशिएंट है। उनका हाल कुएं के मेढक की तरह हो गया है। वो मेरे को कहते हैं पढ़ लिख के नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के नोट्स को पढ़ते हैं, इसीलिए उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आधी अधूरी रहती है, वो भूल जाते हैं। ये पंडित नेहरू की सरकार थी जब कश्मीर का बंटवारा हुआ, आधे कश्मीर में पाकिस्तान का कब्जा हुआ, और ये भूल जाते हैं कि हम चाइना से बुरी तरीके से हारे, वो कांग्रेस की सरकार थी। ये भूल जाते हैं कि हम 1971 में युद्ध तो जीते, लेकिन हमने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया और अपने जो हमारे सैकड़ों सैनिक जो पाकिस्तान के पास बंदी थे उनको छोड़ दिया मरने के लिए, उनको जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। हम पीओके को वापस नहीं लेते, हम करोड़ों जो शरणार्थी हैं बांग्लादेश से उनको तो भारत में ले लेते हैं, उनपे तो हम करोड़ों अरबों खर्चा करते हैं, वर्षों तक यहाँ पे हम उनको रखते हैं, वो हमारी जनसंख्या भी बढ़ाते हैं, लेकिन भारत को क्या मिलता है? ना पीओके मिलता है, ना भारत के जो सैनिक पाकिस्तान में जो वहां पे बंदी थे उनको छुड़ाया जाता है। ऐसी कमजोर सरकार इनकी है। रही हमारी बात करते हैं, हमारी ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। अगर हमारे यहाँ पे आतंकवादी घटना होती है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारते हैं। अगर पुलवामा होता है तो हम एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के दिल में जाके, पाकिस्तान के बीचों बीच जाके हम लोग एयर स्ट्राइक करके वहां पे आतंकवादियों का तहस नहस करते हैं। और ड्रैगन जो पूरे विश्व को आंख दिखा रहा है, अमेरिका को आंख दिखाता है, अमेरिका को घुरकी देता है, उसको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और चाइना के मुंह तोड़ जवाब की वजह से ड्रैगन को पीछे हटना पड़ता है और पूरे विश्व ने इसको सराहा है। लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है। और मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता देना चाहता हूं, आपको भी पता होगा कि कांग्रेस के बयान
कांग्रेस के वीडियो, कांग्रेस के ट्वीट्स को पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल फोरम में सबूत के तौर पे प्रस्तुत किया। इससे ज्यादा सेम कांग्रेस के लिए नहीं हो सकता। आपके प्रिंट आउट लिए गए, आपके ट्वीट्स के प्रिंट आउट लिए गए, उसका वीडियो को उन्होंने एक पूरी तरीके से बुकलेट बनाया। देखिए कांग्रेस ये कह रही है, इसका मतलब भारत सरकार गलत है, हम सही हैं, क्योंकि कांग्रेस हमारी भाषा बोल रही है। वैसा ही ये लोग जो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पे ये भाषा बोलते हैं, क्योंकि इनका तो चाइना के साथ एमओयू साइन है। कांग्रेस का चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ एमओयू साइन है, और एमओयू में क्या क्या कंडीशन है पता नहीं, कि भाई ये शायद हो सकता है कि भारत की जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो भी ये चाइना को देते हो। तो ये लोग जो इनका खुद का जो इतिहास इतना खराब है, हम पे सवाल उठाते हैं। चलिए, अगर तारीखों के पन्ने पलटेंगे तो बहुत सारे पन्ने निकल कर आएंगे और बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर सामने आएंगी जो सब लोगों को चुभेंगी, और ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वक्त भी हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। बहरहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्रवाई हुई है और एटीएस की जानिब से जो कार्रवाई आगे भी की जा रही है, उस कार्रवाई को लेकर जिस तरह से सियासत अपना आप में गरमा गई है प्रदेश के अंदर, रियासत के अंदर एक नई सियासत शुरू हो गई है अब दहशतगर्दों को लेकर भी, तो प्लीज उस पर सोच समझकर आप बयान दीजिए। इस तरह के मुतनाज़ा बयान देने से आप परहेज करें, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसियां किसी के घर की जागीर नहीं है कि वो किसी के कहने पर जांच करेंगी। कोई पार्टी उनसे कहेगी तो वो उसी तरीके से जांच करेंगी। उनमें अपनी कुव्वत है, अपनी काबिलियत है और वो तथ्यों के आधार पर जांच करती हैं। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।